हेलो, कैसे हैं आप लोग? ऐसा कि मेरी पहली क्लास है ये, ठीक है? और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ और क्लास के बीच में अगर कोई थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग थोड़ा-सा इसको इग्नोर करिएगा क्योंकि सुविधाएँ कम हैं, ठीक है? इसलिए सुविधाओं के अभाव में ये वीडियो बन रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डेयर टू ड्रीम स्कीम किस क्षेत्र के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए है? तो ये किस क्षेत्र के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है? रक्षा के क्षेत्र में जो है बढ़ावा देने के लिए ये डेयर टू डू स्कीम जो है शुरू किया गया है, ठीक है? आप लोग जानते हैं कि जैसा कि इसमें लिखा है देखिए 2019 में डीआरडीओ द्वारा इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई ताकि जो है रक्षा के क्षेत्र में जो है प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकें और इसके लिए जो है हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना जैसे हम लोग हथियार खरीदते हैं किसी दूसरे देश से फाइटर प्लेन खरीदते हैं दूसरे देश से तो वो सब चीज़ों की निर्भरता जो है ख़त्म करने के लिए जिसका निर्माण भारत में ही हो सके तो प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री करने के लिए रक्षा के निर्माण में इसको शुरुआत किया गया। तो आइए डीआरडीओ की बात किया था क्योंकि डीआरडीओ ने इसको शुरुआत किया था डेयर टू ड्रीम स्कीम की। तो डीआरडीओ के बारे में पढ़ते हैं तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है और इसके चेयरमैन डॉक्टर समीर बी कामत हैं, ठीक है? आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में चुनाव हुआ है और हिमाचल प्रदेश में गुजरात में चुनाव हुआ है तो हिमाचल प्रदेश में जो है कि कांग्रेस जीती है, ठीक है? गुजरात में बीजेपी जीती है। तो आइए वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। तो गुजरात में इसलिए क्वेश्चन नहीं आया कि गुजरात के वही मुख्यमंत्री हैं जो पहले थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश से आ सकते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार बदली है। तो सरकार बदली है तो इसके नए मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सेखो। सुखविंदर सिंह सेखो और सुखविंदर सिंह सेखो के साथ में एक और जो है उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उन उप मुख्यमंत्री का नाम है आपके जो हैं मुकेश अग्निहोत्री। कौन है? मुकेश अग्निहोत्री। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब सरकार बदलती है तो नई सरकार का गठन होता है तो सरकार को शपथ ग्रहण दिलवाते हैं राज्यपाल। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है इस वक्त? तो राजेंद्र विश्वनाथ आरेलगर, ठीक है? राजेंद्र विश्वनाथ आरेलगर हैं आपके हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल, ठीक है? जो इनको शपथ दिलाए हैं, ठीक है? आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? सॉरी, आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? कौन सा वो पहला राज्य है जिसने अपना खुद का एक जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमने ऑप्शन पहले ही दे दिया है, कोशिश करूँगा कल से ऑप्शन ना हो तो, ठीक है? तो ऑप्शन में क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये पहला राज्य है जो अपना खुद का जो है जलवायु परिवर्तन जो है कार्यक्रम शुरू किया है। खुद का जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य है, ठीक है? इसने 2 एजेंसियाँ भी बनाई हैं, जिसमें पहली एजेंसी का नाम है तमिलनाडु गवर्निंग काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है? जो क्या करेगी? इसका जो है मार्गदर्शन करेगी, ठीक है? और ये जो बनाया गया है ना आपके क्या बोलते हैं खुद का जो जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम शुरू किया है उसके किसके तहत किया है? तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना करके किया है। इसकी तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना करके ये जो है किए हैं। चलिए आते हैं, आप लोग तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग जानते हैं एसके स्टार्लिन। एसके स्टार्लिन। और इस जो है जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम को शुरुआत करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो मकसद ये है कि 2070 तक जो भारत सरकार का लक्ष्य है कि कार्बन तटस्थ होना है, उस कार्बन तटस्थ होने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये कार्यक्रम तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है कि हम कोई राज्य करे या ना करे, लेकिन हम जो है 2070 तक जो है इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, ठीक है? और इसका मात्र यही उद्देश्य था, ठीक है? तो भारत में पहला राज्य जो अपना खुद का जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है वो है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर एम के स्टार्लिन, ठीक है? और
ये किस कंपनी, ये जो है जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम है वो एक कंपनी के द्वारा हो रहा है, जिसकी स्थापना करके हो रहा है, जिसका नाम है तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी। ठीक है, और ये सरकारी कंपनी है। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यूनिसेफ दिवस। यूनिसेफ, सबसे पहले तो यूनिसेफ के बारे में समझिए कि यूनिसेफ है क्या। यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1946 में शुरू हुई थी। इसकी स्थापना जो किया गया था 1946 में, जब दूसरी विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो यूएन की स्थापना हो गई थी। तो उसी का एक अंग है बनाया गया था, जो दुनिया के बच्चों को जो है इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे बच्चों में जो वैक्सीनेशन की आवश्यकता होती है, या उनको कई ऐसे देश होते हैं जहाँ पे बच्चों को अच्छा खाना नहीं, कुपोषण के शिकार होते हैं, या फिर वैक्सीन की ज़रूरत होती है, या फिर पढ़ाई की ज़रूरत होती है, तो उसके द्वारा ये कंपनी, ये संस्था जो है फंड जनरेट करती है और मदद करने के लिए है। ठीक है, तो इस कंपनी की स्थापना जो 1946 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय आप लोग जानते हैं कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और इसके निदेशक जो हैं कैथरीन एम रसेल हैं, कैथरीन एम रसेल हैं। ठीक है, इसके निदेशक हैं कैथरीन एम रसेल, यूनिसेफ। और इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना जो हुई है 11 दिसंबर 1946 को तो स्थापना हुई है, लेकिन 11 दिसंबर 1946 से ये यूनिसेफ दिवस नहीं मनाया जाता है, ये 1953 से मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार इस कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी 1953 से हुई थी। तो इसलिए 1953 से हर जो है 11 दिसंबर को जो है इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो यूनिसेफ का स्थापना दिवस, पहला पॉइंट है यूनिसेफ का स्थापना दिवस 11 दिसंबर को। स्थापना कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और ये किसके लिए है, ये इमरजेंसी चाइल्ड फंड है, जो दुनिया के ऐसे देश, ऐसे बच्चे जो कुपोषण का शिकार है, पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधा नहीं है, वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, उस सब चीज़ों को जो है कि पूरा करने के लिए या उनकी मदद करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी 1946 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में जारी बीबीसी की विश्व की 100 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में निम्नलिखित में से किसका नाम शामिल है। तो अगर विश्व की बात करेंगे तो हमारे भारत देश की जो 100 प्रभावशाली महिलाओं में जो है सबसे पहला नाम जो आता है अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का। और आप लोग जानते हैं कि उनके हस्बैंड का नाम क्या है, जोनस। तो वो पूरा नाम लिखती हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस। ठीक है, तो 100 प्रभावशाली, बीबीसी की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बीबीसी की पत्रिका में 100 विश्व के 100 प्रभावशाली महिलाओं में प्रियंका चोपड़ा का नाम आया है, जो भारत की रहने वाली है। इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी इसमें 4 भारतीय हैं। प्रियंका चोपड़ा तो 100 में शामिल हैं, लेकिन ये जो सूची में है जो प्रभावशाली महिलाएं हैं 100 के बाद जो नाम आता है उसमें एक है लेखिका जो हमारे गीतांजलि श्री है, जिनको जो है कि बुकर पुरस्कार मिला था। और एक इंजीनियर अंतरिक्ष यात्री सिरिसा बंदला है, सिरिसा बंदला का आप लोगों ने नाम सुना होगा। और उसके बाद एक समाज सेवी हैं जिनका नाम है स्नेहलता जवाले। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। उत्तराखंड सरकार गाय की किस प्रजाति को जेनेटिक वृद्धि करने की योजना बनाई है। अच्छा सुन लीजिए थोड़ा सा। उत्तराखंड में एक बद्री नामक जो है गाय पाई जाती है, जो पहाड़ी इलाके में होती है। ठीक है, बद्री नामक गाय होती है जो पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। इसका जो आकार होता है ना, इसके पैर जो होते हैं, इसके पैर थोड़े से लंबे होते हैं और शरीर का जो साइज होता है थोड़ा छोटा होता है। और ये पहाड़ी एरिया में रहती है। जैसे पहाड़ पे जो औषधि होती हैं, पहाड़ पे जो है कि आपके
औषधीय गुण वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं उन्हीं को चरती हैं और उन्हीं को चराई से जो है उनका दूध बनता है। और आप लोगों को बता दें कि इनके दूध में अन्य गायों विश्व की सभी अन्य गायों से अधिक गुणवत्ता वाले दूध मिलते हैं, अधिक जो है कि चीज़ें मिलती हैं, अधिक औषधीय गुण वाला दूध होता है इसका। इसलिए इनका घी, इनका दूध और हर चीज़ जो है इनका बिकता है महँगा। जैसे इनकी घी का जो रेट है आज के डेट में, नॉर्मल घी का वज़न 1000 से 2000 है और इनका घी का रेट जो है 3000 से 6000 है। दूध भी ऐसे ही महँगा मिलता है, ठीक है? तो वो प्रजाति है जिसका नाम है बद्री, उसको सरकार ने जेनेटिकली बढ़ाने के लिए बात की है कि जो संख्या में वो कम है, उनकी संख्या बढ़ा दी जाए ताकि जो है अधिक से अधिक लोग इस गाय के दूध का सेवन कर सकें और स्वस्थ रहें, चाहे जो भी मंशा रही हो सरकार की। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो बद्री है, उस गाय का नाम क्या है? बद्री, ठीक है? और उत्तराखंड के पशुपालन विभाग ने छोटे बद्री मवेशियों में स्टॉक में सुधार, मतलब समझ रहे हैं कि मतलब इसके संख्या में वृद्धि करनी है, इसके लिए क्या करना है, उनके जो है कि मेल जो सांड होंगे उनके जो है कि स्पर्म को इकट्ठा किया जाएगा और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल किया जाएगा और उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। कुल मिला जुला के यही है, उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा, ठीक है? और मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है कि यह छोटे आकार लंबे पैरों वाली कई रंग की होती हैं, ठीक है? यह गाय हिमाचल में जड़ी बूटियों और हिमालय की जड़ी बूटियों और झाड़ियों को चरती हैं। इसके लिए इनका दूध उच्च औषधिक महत्व के लिए जाना जाता है। इनके फायदे क्या होते हैं? इनमें सबसे अधिक 90% जो है A2 बीटा कैरोटीन होता है। A2 बीटा कैरोटीन जानते हैं आप लोग? आँख के लिए जो है कि बहुत उपयोगी होता है। इस गाय का घी जो है, आप आँख में कोई समस्या हो डाल लेंगे तो शायद जो है कि कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है। वैसे गाय का घी आँख में डालना चाहिए, तो इस गाय का घी कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। कीमत आप जानते हैं 3 से 6000 रुपये होती है। एंटी एलर्जिक होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये सब चीज़ों से अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा तत्व जो शरीर की गंदगी को साफ करे, ठीक है? शरीर की गंदगी को ऑक्सीडाइज करे और आपके इंटरनल अंग को साफ रखे, उसी को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है? अब आते हैं अगले करंट के ऊपर। 3D बायो प्रिंटिंग हेतु भारत का प्रथम उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो 3D बायो प्रिंटिंग हेतु IISC बेंगलुरु में जो है स्थापित किया गया है। IISC बेंगलुरु कहाँ पे? IISC बेंगलुरु में लिखा नहीं जा रहा है, अभी सिस्टम को हमको बनाना है थोड़ा सा। IISC बेंगलुरु में जो है 3D प्रिंटिंग की स्थापना की जा रही है। और एक चीज़ इसकी जो विशेषता क्या है, यह जो है 3D प्रिंटिंग सेल लिंक विश्व की सबसे बड़ी 3D बायो प्रिंटिंग कंपनी है, ठीक है? तथा यह IISC द्वारा स्थापित की गई है, उसी कैंपस में है, ठीक है? 3D बायो प्रिंटिंग क्या होती है? यह एक 3D प्रिंटिंग तकनीकी है जहाँ पे एडिटिव और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द्वारा बायो मटेरियल्स जैसे सेल तथा ग्रोथ फैक्टर्स को मिलाकर ऊतक जैसी संरचना का निर्माण किया जाता है। मतलब समझ रहे हैं 3D प्रिंटिंग का मतलब क्या है? इसका इस्तेमाल करके सेल के एक एक हिस्से को देखा जाएगा कि ये सेल कैसे जो है वृद्धि करता है, कैसे ये जो है कि इसको जो है कि मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है? कैसे ऊतक का निर्माण करता है और इसकी नकल करके चाहे तो नकली सेल और नकली ऊतकों का निर्माण किया जाएगा, इसलिए इसकी स्थापना की गई है, ठीक है? चलिए, एक शब्द आया है बायो इंक, ठीक है? इसमें बायो इंक नामक मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। ये समझ लीजिए कि 3D प्रिंटिंग में जो है बायो इंक नामक मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? और बायो इंक होता क्या है? जीवित कोशिका प्लस संगत आधार जैसे कोलेजन, जिलेटिन, हाइरोनन, रेशम, एल्गिनेट व नैनो सेलुलोज, ठीक है? तो ये बायो इंक जो होता है वो भी शरीर के अंग से ही बना होता है, जो सेल के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं से ही बना होता है, ठीक है? बायो इंक, ठीक है?
चलिए आगे चलते हैं। किस अरब देश ने प्रथम अरब निर्मित चंद्रयान अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रेषण किया है? एक अरब देश भी है, ठीक है, जिसने अपना पहला जो है चंद्रयान जो अंतरिक्ष में भेजा हुआ है उसका सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण कर लिया है। तो आप लोग जानते हैं इसके लिए बहुत पहले से प्रयासरत है।